कैसे हैं आप लोग? सब लोगों को नमस्कार। आयशा, अभिषेक, मुस्कान, कन्हैया, प्रिंस, पल्लवी, केशव, निशा, मीनू, सोनाली, एके विशाल, प्रधान जी, ज्योति, खुशी, वैभव, सिमरन, सुमन, मुस्कान, अनु, कुंदन कुमार जी, अभिषेक, प्रिंस, एके विशाल, अभिषेक अगेन, विकास, रविंद्र, आभा, दीपाक्षा, शुभम, अरुण प्रजापति, विकास पाल, शिवम शर्मा, आयशा, अलका यादव, मोहम्मद फैजान, सुजान शेख। 3 दिन बाद आज क्लास ले रहा हूं सर, आपकी ऐसा क्या हुआ? हेल्थ ठीक है प्रधान जी? वैभव तोमर, चंदोसी से चरण स्पर्श, जय हो। दिया खाती, गायत्री गोस्वामी, मधु कुमारी, अलका यादव, फराज नाज, प्रभाकर बिंद, राजा सिंह, मैक्स मौर्य, क्या बात है, मुस्कान हिमानी, यूपीएससी के लिए कुछ बताइए ना, मेरा अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है अभी। ऑल राइट, चलिए। सरोज बाबू, पवन जी, आशीष जी, सब लोगों को नमस्कार। मौर्य डिक्लाइंस के बारे में उपेंद्र सिंह जी, ज़्यादा नहीं लिखा गया क्या? नहीं, ज़्यादा नहीं लिखा है सर। अभिषेक ज़्यादा है, पूरा नाम ले लिया करिए। ठीक है अभिषेक सिंह जी। सर आपका ऋग्वेद वाला वीडियो देख लिया और लाइक भी कर दिया, बहुत अच्छा बना है, जय हो। सर आपका एक्सप्लेनेशन बहुत इम्पैक्ट किया है मुझे, वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी। मैक्स मौर्य, रोम रोम सर जी। अरे मैं तो समझा था तुम राम राम बोलोगे, तुम तो रोम रोम कर दिया। अच्छा ठीक है, रोम रोम जी। चलिए चलिए चलिए। तो आप लोगों ने वैदिक काल वाला जो वीडियो है वो देख लिया होगा, मैं समझता हूँ कि वो आपका बहुत सहायक सिद्ध हुआ होगा। और यदि किसी ने नहीं देखा है तो वो देख ले, आज रात तक ही देख ले, क्योंकि ऐसे मामले में पाइल अप करना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। यूट्यूब पर किस नाम से है तो वो हिस्ट्री बाय रजनीश राज नाम से आपको मिल जाएगा। और ये तो ऑप्शनल के क्लास के दौर की चर्चा हो रही है, तो ऑप्शनल में तो अनिवार्य है, क्योंकि जो मैंने डिस्कस किया है उस डिस्कशन में हमने जो ध्यान रखा है वो ये कि पीटी हो या जीएस का, कल्चर का मेंस हो, ये सब तो कवर हो ही जाए, ऑप्शनल भी कवर हो जाना चाहिए, और उसके ऊपर एक कल्चर आधारित भी जो ऐसे आता है उसका भी कवरेज हो जाता है। तो आप लोग उसको भूलिएगा मत, चूकिएगा मत, अदरवाइज यू विल हार्म योर सेल्फ। सर जी आज लाइव ले रहा हूँ क्लास सर, मौर्य काल में बंगाल का अभिलेख में डाउट है, क्लियर कर दीजिए। बंगाल के अभिलेख में मतलब है कि महास्थान अभिलेख मिला है बंगाल में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल का है। अशोक के काल के अभिलेख की प्राप्ति बंगाल से नहीं हुई है। हालांकि वेन सांग ने कहा है कि उसने अशोक का अभिलेख बंगाल में देखा है, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं। PYQ का सेशन होगा आपके चैनल में 8 बजे, आप लाइव आएंगे क्या? यस, मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आऊं। आज यूट्यूब वीडियो आएगा? आएगा नहीं, आ चुका है पवन बाबू, आ चुका है। वैदिक एज में सनातन धर्म, ऋग्वेद और सनातन धर्म नाम से होगा, ऋग्वेद और सनातन धर्म नाम से होगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। सर क्वेश्चन नहीं मिल रही है प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट हो रहा है, मुझे तो यही कहा गया है मैनेजमेंट की ओर से कि टेस्ट लेंगे हम, और टेस्ट हो रहा है, उसी का आंसर वगैरह के ऊपर डिस्कशन कल भी क्लास में बच्चे कर रहे थे। एनसीईआरटी और आपकी क्लास से हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए, लेकिन टेस्ट में अपियर होते रहिएगा। अलका जी आप क्वेश्चन पूछिए बेटा, क्वेश्चन पूछो बेटा, क्लियर कर दीजिए कि क्या आप अपने संबत पढ़ा दिया है? अपने संबत, कौन सा संबत विपिन तिवारी जी, कौन सा संबत जो आप पूछ रहे हो? प्रीलिम्स के क्लास में तो पढ़ा दिया है, मेंस के क्लास में तो संबत वगैरह पढ़ना ही नहीं होता।
तो अब मैं आप लोगों को ले चल रहा हूं आज के अगले टॉपिक की ओर। उपेंद्र सिंह भी पढ़नी होगी, पढ़ लीजिएगा तो अच्छा ही है, लेकिन नहीं पढ़िएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लास में उसे कवर कर रहा हूं। चलिए अब टॉपिक की ओर उतरिए, और टॉपिक हमारा है खारवेल। खारवेल खारवेल और खारवेल के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं? अब धमाका हो। आपने बोला कि एक दिन में 2 क्लास अटेंड करना चाहिए, लेकिन बैच में हमारा 2 क्लास के बाद, 2 क्लास तो आपका है ना, 2 क्लास के बाद आपको क्लास अटेंड करने की क्या ज़रूरत है? आप 2 क्लास करो और 2 क्लास के बाद आप अपना जो सेल्फ स्टडी है वो करो। खारवेल, खारवेल के ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा? कब, कहाँ का राजा था, उसके बाद स्रोत क्या है, उसके बाद उसकी विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं, यानी कि उसकी जो ख्याति है, ख्याति का आधार क्या था, ख्याति का आधार क्या था। बस इतनी ही बात है। बस इतनी ही बात है। अब हम ये देखते हैं कि कब का राजा था, तो शायद फर्स्ट सेंचुरी बीसी के मध्य का, फर्स्ट सेंचुरी बीसी के मध्य का। कहां का राजा था? तो कलिंग का। कलिंग का, कलिंग का। स्रोत क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। अन्य कोई स्रोत नहीं, अन्य कोई स्रोत नहीं। अन्य कोई स्रोत नहीं। अब पूरा इतिहास हमें इसी अभिलेख के आधार पर लिखना है कि इस अभिलेख में खारवेल नाम के राजा के बारे में जो बातें बताई गई है, उन्हीं बातों के आधार पर हमें खारवेल का एक तरीके से चरित्र चित्रण करना है। अब है क्या कि इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो क्वेश्चन चरित्र चित्रण पर ही आएगा, चरित्र चित्रण पर ही आएगा। और उस क्वेश्चन की भाषा क्या होगी? तो सबसे जो प्रबल भाषा या सबसे जो
संभावना संपन्न भाषा दिखती है उस क्वेश्चन के लिए वो ये कि खारवेल के व्यक्तित्व में खारवेल के व्यक्तित्व में खारवेल के व्यक्तित्व में खारवेल के व्यक्तित्व में राजर्षि और धम्मर्षि के गुणों का मेल था। खारवेल के व्यक्तित्व में राजऋषि और धम्मऋषि के गुणों का मेल था। ना भाई संवत कैलेंडर वगैरह कोई महत्व नहीं है, वो सब पीटी के लिए होता है। चलिए, तो अब आपको मैं ये बताऊं कि हाथी गुंफा अभिलेख से हमें क्या पता चलता है। लिखते जाइएगा, पॉइंट्स लिखते जाइए खारवेल के बारे में, क्या क्या बातें हमें खारवेल के बारे में मालूम होती हैं। बहुत कम बातें हम जानते हैं क्योंकि सोर्स एक ही है, अतः बहुत ज़्यादा बातें आपको मालूम नहीं होंगी। जितनी बातें मालूम हैं उन्हीं को यूज करके आप एक कहानी गढ़ लेंगे। तो उसके तहत पहला पॉइंट लिखिए कि हमें यह पता चलता है कि वह 16 वर्ष तक सभी प्रकार की विद्या हासिल किया, सभी प्रकार की विद्या हासिल किया। अब सभी प्रकार की विद्या का मतलब है कि उसमें वह शस्त्र की विद्या भी हासिल किया, शास्त्र की विद्या भी हासिल किया, उसने कला की कला की शिक्षा भी लिया, इसको गंधर्व शिक्षा बोलते हैं। गंधर्व की शिक्षा लिया, नृत्य संगीत के बारे में भी वह अच्छा ज्ञान हासिल किया। इसके बाद फिर 9 वर्षों तक युवराज रहा, 9 वर्षों तक युवराज रहा। तो 9 वर्षों तक युवराज रहा तो इसका मतलब हुआ कि इस दौरान उसने शासन से संबंधित कई प्रकार की बारीकियां सीख ली, उसने शासन से संबंधित अनुभव हासिल कर लिया। उसके बाद 25 वर्ष में राजा बन गया। 25 वर्ष में राजा बन गया। राजा बनने के बाद 13 वर्षों तक 13 वर्षों तक के उसके कार्यों उपलब्धियों आदि का वर्षवार ब्यौरा दिया गया।
वर्षवार ब्यौरा दिया गया। माने उसने अपने अभिलेख में ये बताया कि पहले वर्ष में, मतलब माफ करिए, उसके इस अभिलेख में, अभिलेख लिखने वाले ने ये बताया कि खारवेल ने राजा बनने के बाद पहले साल में क्या किया, दूसरे साल में क्या किया, तीसरे में, चौथे, पांचवें और इस तरीके से 13वें साल में क्या किया। तेरहवें वर्ष के बाद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, कोई जानकारी नहीं मिलती। तेरहवें वर्ष के बाद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। 13वें वर्ष के बाद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो अब हम क्या देखते हैं कि इन 13 वर्षों के दौर में उसने क्या कार्य किया। आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप एक एक वर्ष के बारे में बताइएगा कि इस वर्ष में क्या और उस वर्ष में क्या। ये तो मगजमारी की बात हो जाएगी। जिन्हें खारवेल के ऊपर रिसर्च वगैरह करना है वो इस तरह का तरीका चुन सकते हैं, लेकिन आपको तो एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और वो भी अधिक से अधिक 300 शब्दों में। तो फिर आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की जाती है, अतः आप उस पटरी को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और जो पटरी आप चुनेंगे वो क्या पटरी होगी? तो यह कि उसके कार्य किस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं। जितने कार्य उसने किए हैं हम उन कार्यों में से कुछ कैटेगरीज बना लेंगे और एक कैटेगरी के कार्य को एक जगह रख देंगे। जैसे आप देखोगे कि ऋग्वेद का जब संकलन हुआ तो संकलन के पहले उसकी रचना हुई है, और जब रचना हुई है तो निश्चित तौर पर उसका एक क्रम होगा, कालक्रम होगा कि पहले किसकी, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद किसकी। लेकिन यदि आप ऋग्वेद के संकलन को देखो तो आपको यह पता चलेगा कि रचना के काल को ध्यान में रखे बगैर ही विषय आधारित संकलन का कार्य हुआ। जैसे नौमा मंडल है सोम मंडल, तो सोमदेव के लिए जो भी ऋचाएं हैं उनको एक जगह संकलित कर दिया गया और वो सोम मंडल हो गया। आपको यह समझना है कि जो तमाम संकलन के कार्य होते हैं उनमें इस तरह की पद्धति अपनाई जाती है कि एक जैसे विषयों को एक श्रेणी में रख दिया जाए, वहां पर कालक्रम का ध्यान रखना जरूरी नहीं है। जैसे कि आगे चलकर तुम पढ़ोगे कि समुद्रगुप्त ने जो विजय हासिल किया उसके विजयों का ब्यौरा दिया हरिसेन ने, प्रयाग प्रशस्ति में वह उत्कीर्ण करवाया गया। तो वहां पर आपको यह पता चलेगा कि उसने जिन जिन राज्यों को जिस क्रम में जीता था उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। राज्यों को जीतने के बाद उनके साथ में क्या व्यवहार किया गया, जो व्यवहार किया गया है इस आधार पर श्रेणियां बनाई गई और उस श्रेणी में उन तमाम राज्यों को रख दिया गया जिनके साथ एक जैसा व्यवहार हुआ। ये बेसिकली संकलन करने का एक तरीका होता है और उसी तरीके को ध्यान में रखते हुए हम यहां पढ़ेंगे कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में
13 वर्षों तक उसके कार्यों और उपलब्धियों का जो ब्यौरा दिया गया है, हम उसको कुछ श्रेणियों में बांटेंगे। क्या है श्रेणी? तो एक है उसका विजय, विजय वह मगध, मगध, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और तमिल प्रदेश को जीता। मगध को 2 बार जीता, 2 बार जीता। एक एक यवन राजा पर विजय का भी उल्लेख है। एक यवन राजा के विजय का भी उल्लेख है। फिर तमिल प्रदेश में, तमिल प्रदेश में तमिल देश संघटम को हराया। तमिल देश संगठन माने तमिल देश के राजाओं के संगठन को हराया। हो सकता है इसमें चोल, चेर और पांड्य, चोल, चेर और पांड्य को संयुक्त रूप से हराने का दावा निहित हो, को संयुक्त रूप से हराने का दावा निहित हो। को संयुक्त रूप से हराने का दावा निहित हो। संयुक्त रूप से हराने का दावा निहित हो। इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये इलाका है उड़ीसा का जहां वो रूल करता था, कलिंग में। और कलिंग के राजा की जो आक्रामक गतिविधियां हैं वो किधर की ओर मुड़ती है? तो मगध, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिल प्रदेश। यानी वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के इलाके में, यानी कि दक्कन, दक्कन और इसके ऊपर नॉर्थ और इसके नीचे सुदूर दक्षिण, सुदूर दक्षिण, इन दोनों क्षेत्रों के ऊपर अभियान किया
और विजय हासिल किया। तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि वह अपने युग का और कलिंग का सबसे बड़ा विजेता था। माने उसके युग में उसके इतना बड़ा विजेता कोई नहीं है पूरे भारत में, और कलिंग के क्षेत्र में आज तक उतना बड़ा विजेता कोई नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति। तो ये बात हुई कि वह अपने युग का सबसे बड़ा विजेता था और कलिंग के इतिहास का सबसे बड़ा विजेता। इतनी बात हो गई। मगध के किस राजा को हराया उसका नाम नहीं मिलता है, मगधराज बस मिलता है, मगधराज को हराया यही मिलता है। उसके बाद फिर आपको इस कैटेगरी से रिलेटेड एक्स्ट्रा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब बी बिंदु की ओर चल के देखिए। बी, वह कलिंग का पुनर्निर्माण कराया, निर्माण कराया। जब राजा बना है तो राजा बनने के बाद सबसे पहला काम उसने यही किया है कि उसने कलिंग के क्षेत्र में बहुत तरह का रेनोवेशन वगैरह का कार्य कराया है। तुम लोग भी जब कभी आईएएस आईपीएस बनोगे और पोस्टिंग पाओगे तो कई दफ़ा ऐसी स्थिति हो सकती है कि तुम्हारी पोस्टिंग के दौरान ऐसा कोई तुमको डिपार्टमेंट मिले, ऐसा कोई रहने का आवास मिले जो ठीक ठाक नहीं है बना हुआ। तुम वहाँ जाओगे तो कोई न कोई तरीके से उपाय बना के, कोई फंड वगैरह जुटा के तुम उस जगह को रहने लायक बना लोगे, उसको सुंदर बना लोगे। उस जगह को रहने लायक बना लोगे, उसको सुंदर बना लोगे, और उसको सुंदर बनाने के बाद तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद का जो अधिकारी आएगा वो तुम्हारे नाम की दुआएं देगा। ऐसा होता है। तो ये भी राजा बना है, तो राजा बनने के वक्त में हो सकता है कलिंग के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण रिपेयर वर्क उसने कराया होगा, तो वे रिपेयर वर्क है। इसके बाद फिर वह एक राजमहल बनवाया, एक राजमहल बनवाया। एक राजमहल बनवाया। इसके अलावे वह तंसुली तंसुली नहर की दिशा को कलिंग की ओर मोड़ दिया। कलिंग की ओर मोड़ दिया। माने एक नहर है जिस नहर का नाम है तंसुली नहर। तंसुली नहर है, नहर पहले से बना हुआ है, इसने उस नहर का निर्माण नहीं कराया है। इसने क्या किया है तो उस नहर की दिशा को कलिंग की ओर मोड़ दिया है। कहीं न कहीं उसमें कुछ एडिशनल काम उसने किया है।
यहां पर एक और काम की जानकारी मिलती है कि उसने कहा है कि तंसुली नहर जिसका निर्माण आज से 250 साल पहले आज से 250 साल पहले नंदराज ने किया था। नंदराज ने किया था। आज से 250 साल पहले जिसका निर्माण नंदराज ने किया था। तो नंदराज 250 साल पहले किया था। इसके आधार पर ही इसका काल भी निर्धारित किया जाता है। तो नंदराज कौन हो सकता है? तो महापद्मनंद। महापद्मनंद, क्योंकि नंद वंश मगध में हुआ था और मगध के राजा जो नंदवंशी हैं वो दो ही राजा हैं, महापद्मनंद और धनानंद। धनानंद के ऐसे अभियानों के बारे में कोई चर्चा नहीं है, जबकि महापद्मनंद के बारे में खूब बातें कही जाती है कि उसने दूर दराज तक के इलाकों पर जीत हासिल किया था। खारवेल के भी इस हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा गया है कि नंदराज कलिंग के क्षेत्र में अभियान किया था और यहां से जिन की मूर्ति लेके चला गया था। जिन माने महावीर जैन की मूर्ति। और खारवेल जो कि जैन है वह नंदराज के द्वारा ले जाई गई जिन की मूर्ति को फिर से वापस ले आया था। तो आपको यह अंदाजा लगेगा कि वो राजा महापद्मनंद ही रहा होगा। और महापद्मनंद के 250 साल है, 300 साल लगभग 300 साल है, 300 साल 300 साल पहले नंदराज ने इस नहर का निर्माण कराया था। तो अब यदि 300 साल और 50 वर्ष को जोड़ दिया जाए, 350 बीसी का पीरियड निकलेगा। महापद्मनंद 350 बीसी के दौर में रूल कर रहा था और 350 बीसी से यदि हम 50 वर्ष माइनस कर दें, सॉरी 350 बीसी से यदि हम 300 वर्ष माइनस कर दें तो लगभग 50 बीसी का पीरियड आएगा। और इसीलिए मैंने यहां पर यह दिया है कि वह कब रूल करता था, तो 1st सेंचुरी बीसी में। इस गणित को दोबारा समझिए, मैं बोलने में एक आध बार कुछ मिस्टेक कर दिया हूं, तो आप दोबारा समझ लीजिए कि 300 वर्ष पहले ये वर्ड आया है हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसके 300 वर्ष पहले? खारवेल के 300 वर्ष पहले। तो खारवेल के 300 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले क्या हुआ है? तो तंसुली नहर का निर्माण हुआ है। किसने किया है? नंदराज ने किया है। इतने ही के आधार पर आपको यह पता लगाना है कि खारवेल का काल क्या रहा होगा। तो इतने के आधार पर यदि आप पता लगाना चाहते हैं कि खारवेल का काल क्या रहा होगा, तो आप सबसे पहले यह जानकारी हासिल करिए कि नंदराज कब रूल करता था। और नंदराज में हम महापद्मनंद के काल का निर्धारण करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि नंद वंश का वही एक राजा है जो दूर दराज तक क्षेत्रों को जीता था। दो ही राजा हुआ है, दूसरा राजा तो अयोग्य था। तो महापद्मनंद कब रूल करता था? तो लगभग 350 बीसी के दौरान। यह बात हमें मालूम है। और चूंकि महापद्मनंद 350 बीसी के दौरान रूल करता था और यह कह रहा है
हाथी गुम्फा अभिलेख में अभिलेखकार कि आज से 300 साल पहले तंसुली नहर का निर्माण किया गया था महापद्म या नंदराज के द्वारा, तो हम उसके काल अभिलेख के काल में 300 वर्ष जोड़ दें, अभिलेख के काल में 300 वर्ष जोड़ दें और उसको 350 बीसी से घटा दें, तो क्या निकल के आएगा? 50 बीसी। अभिलेख की रचना जब हो रही है उससे 300 साल पहले ये सब काम हुआ है। मगध को जीतने के दौरान जिन की मूर्ति ले आया है। क्यों? क्योंकि जिन की मूर्ति नंदराज यहां से ले गया था। बल्कि गुस्से में यह भी कहा गया है कि उसने मगध की भूमि को गधों से जुतवा दिया था, मगध की राजलक्ष्मी लूट लाया था। मैंने कहीं न कहीं आक्रोश बहुत दिखाया है। और इसके अलावा ये कि जो तंसुली नहर का निर्माण करवाया था मगधराज ने, नंदराज ने, हमने उसकी धारा को अपनी ओर मोड़ दिया। तो इतने के आधार पर अंदाजा लग जाएगा कि नंदराज 350 बीसी के आसपास है, तो उसमें से 300 साल हटाओगे, 50 बीसी के आसपास का पीरियड आएगा, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी के मध्य में वो रूल कर रहा था। फर्स्ट सेंचुरी बीसी के मध्य में रूल कर रहा था। समझ गए? तो मगध को 2 बार हरा, ये सब तो हो ही गया। वह कलिंग का पुनर्निर्माण करवाया, एक राजमहल का निर्माण करवाया, तंसुली नहर की दिशा को अपनी ओर मोड़ दिया, और इसी क्रम में जो जानकारी मिली है उससे उसके काल का भी निर्धारण होता है। अब तीसरा पॉइंट, वह स्वयं संगीत का ज्ञानी था, उसका संरक्षक भी था। उसका संरक्षक भी था। उत्सव आदि का आयोजन करता रहता था। आदि का आयोजन करता रहता था। उत्सव आदि का आयोजन करता रहता था। वसुंधरा उपाध्याय जी, आप कौन सा क्वेश्चन पूछती हो आप पूछ लो ना, लेकिन आप सबको ये समझना पड़ेगा कि ये शिकायत आप कर देते हो कभी कभी कि सर आप सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि मैं क्लास में जब पढ़ा रहा हूँ उस समय यदि मैं लगातार आपका चैट बॉक्स देखता रहूँगा तो फिर पढ़ाई का तो कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा। आप सारे बच्चों को सवाल पूछने के लिए सही टाइमिंग का ख्याल करना पड़ेगा। जब मैं क्लास की शुरुआत करता हूं उस समय आप लोगों से पूछता हूं, आप उसी समय पूछ लिया करो। या जब मैं कोई टॉपिक खत्म करता हूं उसके बाद पूछता हूं कि अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, तो उस समय पूछ लिया करो। क्या ये संभव है? मेरे जगह पे तुम लोग रख के देखो अपने आप को कि पढ़ा रहे हैं, दिमाग में कंसंट्रेशन है, बोर्ड पे लिख रहा हूं और यह बात भी ध्यान में रख रहा हूं कि तथ्य भी आए, तर्क भी आए, पॉइंट्स भी आए, क्रम में भी आए, एवरीथिंग शुड कम इन ऑर्डर। और इस बीच में मैं लगातार हर पल आपके चैट बॉक्स को देखता रहूं और चैट बॉक्स के आधार पर पूछे गए एक एक सवाल का जवाब दे दूं, पॉसिबल नहीं है। तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट एनीथिंग इम्पॉसिबल फ्रॉम योर टीचर? है ना? एज ए स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, you should have some patience, you should have some good understanding कि किसके लिए कंप्लेन करें, किसके लिए ना करें। बाकी तो कर ही सकते हो, करने की तो आज़ादी है। लेकिन देखो, मौलिक अधिकार सामान्य नागरिकों के लिए होता है, विशेष लोगों के लिए
मौलिक दायित्व होता है, समझ गए ना। फंडामेंटल राइट्स होते हैं सामान्य नागरिक के लिए, तुम जैसे लोगों के लिए फंडामेंटल ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, वह स्वयं संगीत का ज्ञानी है, उसका संरक्षक भी था, उत्सव आदि का आयोजन भी करता रहता था। फिर वह जनहितकारी शासक था। जनहितकारी शासक था। विकास कार्य भी किया, यानी कि विकास और जनहित दोनों के कामों का संतुलन था उसके अंतर्गत। इसके बाद फिर अगला मामला क्या है कि वह प्राथमिक रूप से जैन था, रूप से जैन था, प्राथमिक रूप से जैन था। अभिलेखों अभिलेखों ने अभिलेख माने कौन सा अभिलेख, तो हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख की शुरुआत भी महावीर की वंदना से हुई है, महावीर की वंदना से हुई है। महावीर की वंदना से हुई है। वह कर्नाटक में विद्याधर शाखा के जैनियों कर्नाटक के विद्याधर शाखा के जैनियों का उद्धार किया था। कर्नाटक में विद्याधर शाखा के जैनियों का उद्धार किया था। उसके बाद कुमारी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराकर जैनियों को दान दिया था। जैनियों को दान दिया था। प्राचीन भारत के इतिहास में जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए गुफा का निर्माण कराना और उसको दान में देने का पहला प्रमाण यही है। किसी राजा के द्वारा गुफा के निर्माण का पहला प्रमाण तो मिलता है अशोक के काल में, और अशोक ने वो गुफा किसको दान में दिया था, आजीवक को। दूसरा प्रमाण मिलता है दशरथ के काल में, उसने भी दिया था आजीवक को। इसके अलावा आप मौर्योत्तर काल में जाएंगे तो मौर्योत्तर काल के दौरान आपको गुफाएं नजर आएंगी महाराष्ट्र के इलाके में अनेक सारी,
जहाँ पर कि चैत्य और बिहार का विकास हुआ था, वो चैत्य और बिहार का जो विकास हुआ है उसका संबंध बौद्ध धर्म से है। और कलिंग के इलाके में एक पहाड़ी को काट के गुफा का निर्माण किया गया और गुफा का दान किया गया जैन भिक्षुओं को, और उसी गुफा में हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है, जिसमें कि उसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है 13 वर्षीय शासन की उपलब्धियों का। ये क्लियर हो गया। तो प्राथमिक रूप से जैन था, इसकी बात हो गई। तब कहते किंतु धार्मिक दृष्टि से उदार था। धार्मिक दृष्टि से उदार था, से उदार था। यानी कि सभी को अपने धर्म की स्वतंत्रता थी। राजा सबको संरक्षण देता था। राजा सबको संरक्षण देता था। इसका प्रमाण क्या है? उसने केतुभद्र की प्रतिमा का जुलूस निकाला था। केतुभद्र की प्रतिमा का जुलूस निकाला था। केतुभद्र की प्रतिमा का जुलूस निकाला था। केतुभद्र की प्रतिमा का जुलूस। अब ये केतुभद्र कौन है तो नहीं मालूम। कई लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद वो देवता रहे होंगे जिनकी पूजा होती है आज की तिथि में। जो एक बड़ी प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथपुरी का मंदिर, तो वही देवता रहे होंगे, लेकिन ये सब अनुमान ही है, इसके बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर स्पष्ट होती है कि वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है, और यदि वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है तब भी यदि उनकी प्रतिमा का जुलूस निकाला गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक प्रमाण है उसकी धार्मिक उदारता का, और दूसरे धर्मों को सम्मान देने का, और न सिर्फ सम्मान देने का बल्कि उनको संरक्षण भी देने का। और इसमें यह भी बात कही गई है कि इससे वह लोकप्रिय हो गया था, उसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। लोकप्रियता बढ़ गई थी। उसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। तो कुल मिलाकर देखो तो उसके कार्यों की बातें इतनी ही हैं। अब अंत में हम आकलन पर जाएंगे। आकलन, मैंने उसके व्यक्तित्व के आकलन की ओर चल के देखते हैं। तो व्यक्तित्व का आकलन करके देखो तो यह पता चलता है कि वह ज्ञानी है, सुरुचि संपन्न व्यक्ति है। सुरुचि संपन्न व्यक्ति है। वह पराक्रमी और विजेता है। विजेता है। फिर वह विकास विकास का काम करता है। फिर कल्याण का काम करता है। फिर सांस्कृतिक आयोजन करता है।
फिर वह कल्याणकारी कार्य करता है, कल्याणकारी कार्य करता है, और फिर वह उदार है, यानी धार्मिक दृष्टि से उदार, धार्मिक दृष्टि से उदार है। अब हम कहते हैं कि क्योंकि और कोई स्रोत नहीं है, और कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि और कोई स्रोत नहीं है एवं लेख की शैली प्रशस्तिपरक है, लेख की शैली प्रशस्तिपरक है, इसलिए क्योंकि और कोई स्रोत नहीं है एवं लेख की शैली प्रशस्तिपरक है, इसलिए 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 इसके ब्यौरे पर संदेह होता है, संदेह होता है। यदि इसे बहुत हद तक सच मान लें तो भी हद तक सच मान लें तो भी वह विजेता ही कहलाएगा, विजेता ही कहलाएगा, साम्राज्य निर्माता नहीं, साम्राज्य निर्माता नहीं। लेकिन यह जरूर कहना पड़ेगा कि उसके व्यक्तित्व में बहुआयामिता थी, बहुआयामिता थी। यह जरूर कहना पड़ेगा कि उसका जो व्यक्तित्व था वो मल्टी डायमेंशनल था। उसके व्यक्तित्व में बहुआयामिता थी। तो बात हो गई। सर आपकी क्लास सफिशिएंट है या अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे? बेटा ऐसा है कि यदि कोई टीचर ये कह देता है कि मेरा क्लास ऑप्शनल के लिए सफिशिएंट है, इसका मतलब है कि वह तुमको सावधान करना भूल गया। मेरे क्लास के अलावा 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली ज़रूरत यह है कि तुम्हारे पास में बेसिक्स का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए तुम नोट्स पर हो और कम से कम एनसीईआरटी के लेवल का टेक्स्ट पर हो।
दूसरी बात यह है कि क्लास के अंतर्गत जितनी बातें हमने बताई है, उन सब बातों के अतिरिक्त यदि तुमको कोई चीज़ एडिशनल कहीं से कोई जानकारी मिलती है तो उसको अपने क्लास नोट्स के साथ में जोड़ दिया करो। और तीसरी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस करने के दौरान तुम्हें खुद पता चलता रहेगा कि ये क्लास नोट्स कितना काम कर रहा है। मुझे लगता है कि ये क्लास नोट्स तुम्हारे लिए पर्याप्त रूप से काम का होगा। यदि तुमको किसी जगह पर अतिरिक्त तथ्य की, अतिरिक्त बिंदु की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें जुटाना पड़ेगा। मैं तुमको पहले से ही सचेत कर देता हूं, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है। यूपीएससी के एग्जाम के लिए एक अकेला क्लासरूम का जो टीचिंग होता है वो सफिशिएंट कभी नहीं होता है। आप ये मानकर चलिए कि ये बहुत काम का नोट्स होगा, बहुत सपोर्टिंग होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्टिंग होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्टिंग शब्द ठीक है, लेकिन इतने से हो जाएगा? ये झूठ है। क्या तुम हमसे झूठ सुनना चाहते हो? तुम जिस भाषा में पूछोगे उस भाषा में झूठ बोलने का पर्याप्त आकर्षण होता है या पर्याप्त लोभ होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल दूंगा और तुम तुरंत मान लोगी। किंतु मैं यदि झूठ बोलना शुरू कर दिया तो फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये ये दौर ऐसा है दोस्त कि जिस दौर में शिक्षक बहुत बड़े बड़े दावे करने लगे हैं, जिसमें सबसे घटिया दावा ये होता है कि मेरा क्लास नोट सफिशिएंट है। जितना लंबा चौड़ा दावा उतना घटिया, उतना कम रिजल्ट। यदि रिजल्ट चाहते हो तो समझो कि क्लास नोट्स विल बी ऑफ इमेंस सपोर्ट बट नॉट सफिशिएंट। समझ गए? अब आगे, क्योंकि और कोई स्रोत नहीं है एवं लेख की शैली प्रशस्तिपरक है, इसलिए इसके ब्यौरे पर संदेह होता है। यदि इसे बहुत हद तक सच मान लें तो भी वह विजेता ही कहलाएगा, साम्राज्य निर्माता नहीं। विजेता और साम्राज्य निर्माता में अंतर यह होता है कि जो साम्राज्य का निर्माता होता है ना, वो जिस इलाके पर हमला करेगा उस इलाके को जीत लेगा, जीत के अपने राज्य के अधीन कर लेगा, उसके अंदर प्रशासन की व्यवस्था स्थापित करेगा, वहाँ से रेवेन्यू लेगा, वहाँ सड़कों का निर्माण कराएगा और अन्य चीज़ों का निर्माण कराएगा, वहाँ संस्कृति का विकास करेगा, वहाँ पे लोगों के कल्याण का काम करेगा, और इस तरीके से एक बड़े राज्य का निर्माण होगा जिसको हम साम्राज्य कहते हैं, जैसा कि मौर्यों ने किया था, जैसा कि आगे चलकर दिखेगा कि गुप्तों ने किया है, जैसा कि आगे चलकर दिखेगा कि हर्ष ने किया है, या चोलों ने किया है, या राष्ट्रकूटों ने किया है, या तुर्कों ने किया है, या मुगलों ने किया है। ये साम्राज्य निर्माण का किस्सा है। खारबेल तो जा रहा है, हमला करके जीत रहा है, जीत करके लौट आ रहा है, और लौट कर आने के क्रम में वहां को लूट करके वो लौट आता है। तो खारबेल एट द मैक्स वाज अ कॉन्करर, ही वाज नॉट एन एम्पायर बिल्डर। समझ गए? वह राजा अंततोगत्वा कलिंग का ही था, वो कलिंग का राजा था। ऐसा नहीं है कि जिन क्षेत्रों को जीता उन क्षेत्रों पे वो रूल करता था, उन क्षेत्रों के ऊपर हमला करके उनको लूटा और लौट के आ गया, और उस पैसे से अपने लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे काम किया। ये वाली बात है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। किस डायनेस्टी से था? इसको महामेघवाहन डायनेस्टी कहते हैं। उस अभिलेख में भी लिखा गया है महामेघवाहन और चेदी। महामेघवाहन और चेदी। महामेघवाहन उस वंश का पहला राजा था, इसलिए भी उसके नाम पर कई दफा वंश का नाम लोग बोल देते हैं, और चेदी वंश था। तो महामेघवाहन और चेदी वंश। ठीक है, कुल मिलाकर अभी इसके आगे इस टॉपिक के अंतर्गत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हल्का सा रिवीजन कर लीजिए।
रिवीजन करके देखो, तुमको ये पता चलेगा कि सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस पर क्वेश्चन क्या आएगा। और क्वेश्चन के लिए मैंने यह दिया था कि खारवेल के व्यक्तित्व में हमें राजर्षि और धमर्षि का व्यक्तित्व नजर आता है। तो हमने इसके क्रम में क्या किया कि खारवेल के विजयों का पूरा ब्यौरा दे दिया और उन विजयों के माध्यम से यह पता चल गया कि वह परम पराक्रमी राजा था और कई सारे क्षेत्रों में जीत हासिल किया। यानी कि एक लाइन और बढ़ के बोले तो अपने युग का सबसे बड़ा विजेता था और कलिंग के इतिहास का सबसे बड़ा विजेता था। इन सब के अलावा दूसरा पहलू यह है कि वह सिर्फ विजेता ही नहीं है, बल्कि वह निर्माण का कार्य भी कर रहा है, विकास का कार्य भी कर रहा है, कल्याण का कार्य भी कर रहा है, अन्य सांस्कृतिक कार्य भी कर रहा है, धार्मिक उदारता की नीति भी अपना रहा है। इन सारे पहलुओं को देखते हुए उसको धम्मऋषि भी कहा जाता है। यानी कि उसमें एक तरफ तो राजा के गुण भी हैं और दूसरे तरफ उसमें सांस्कृतिक गुण भी हैं, और इन दोनों गुणों के संयोग के कारण कह दिया गया कि उसमें तो राजर्षि और धम्मऋषि दोनों के गुण हैं। सही अर्थों में देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो अभिलेखकार है, यदि वह प्रशस्ति की शैली में लिखेगा तो वह अपने राजा के व्यक्तित्व को इस तरीके से बना देता है कि जो युग के प्रतिमान के आधार पर महान व्यक्ति नजर आने लगेगा। आज भी आपको एक कॉन्सेप्ट सुनने को मिलता है पॉलिटिक्स में, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन मैनेजमेंट, कि लोग अपने अपने दल को, अपने अपने नेता को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ताकि यह लगे कि अरे उसमें कुछ खास बात है। आप इस तरीके का किस्सा अतीत में भी देखेंगे कि साहित्य में भी राजाओं के बारे में इस तरह की छवि खूब बनाई गई है। जीवन चरित्र वगैरह में तो आपको इसका भरपूर प्रमाण मिलेगा, चाहे आप पृथ्वीराज रासो देखो या पृथ्वीराज विजय देखो, चाहे आप नव सहसंग चरित्र देखो, या आप रामपाल चरित्र देखो, या फिर हर्ष चरित्र देखो। और पुरातत्व में भी आपको अभिलेखों के तहत इस तरह की जानकारी मिलेगी कि आप चाहे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख देखो, या फिर आप प्रयाग प्रशस्ति देखो, या फिर आप संजना ताम्रपत्र देखो, जिसमें कि गोविंद तृतीय के विजयों का ब्यौरा दिया गया है। इस तरीके के ब्यौरों में यह खास बात नजर आती है कि साहित्यकार जो उस अभिलेख को या साहित्य को लिख रहा है, वह अपने युग के अंदर, अपने देश के अंदर महानता के आदर्शों को समझता है और वही सारे गुण अपने शासक के अंतर्गत वो दिखाता है। और आप देखोगे कि उस युग में महान व्यक्ति, महान शासक आदि के अंतर्गत वो सारे गुण आपको दिखाई देंगे जो कभी उसको राम के करीब ले जाएंगे, कभी उसको कृष्ण के करीब ले जाएंगे, कभी उसको अर्जुन के करीब लेके जाएंगे, कभी उसको धर्मराज युधिष्ठिर के करीब लेके जाएंगे। तो भारतीय समाज में जो महानता के आदर्श हैं वो यही हैं। और इन आदर्शों के तहत आप देखोगे कि शासक के अंतर्गत एक तरफ जहां तलवार चमकाने का हुनर है, वहीं दूसरे तरफ कला में भी वह उतना ही निष्णात नजर आएगा। एक तरफ जहां वह विकास का कार्य करता नजर आएगा, वहीं वह कल्याण का काम भी करता नजर आएगा। एक तरफ जहां वह विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक धाराओं का पालन पोषण करता नजर आएगा, वहीं पर वह धर्म के जगह पर सभी धर्मों को स्वतंत्रता देने वाला, सभी के बीच समानता की नीति मानने वाला, सभी को संरक्षण देने वाला, सबको सम्मान देने वाला शासक नजर आएगा। और ऐसा करते हुए अपने धर्म को वह आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। यानी कि भारत में महानता का आदर्श ये माना ही नहीं गया है कि हम अपने धर्म के प्रमोशन के लिए दूसरों के धर्मों का विनाश कर देंगे। तो महानता का जो आदर्श भारतीय समाज में रहा है, उसी आदर्श को ध्यान में रखते हुए प्रशस्तिकार लिखते हैं व्यक्तित्व अपने शासकों का। ये गुण यदि आप में नहीं है तो इसमें यह मान्यता है कि आप में कुछ अधूरापन है।
माने आप यदि भारतीय हैं, आप यदि भारतीय राजनीति के केंद्र में हैं और आप में यदि सभी धर्मों को लेकर चलने का उदार भाव नहीं है, सबके प्रति स्वतंत्रता, सबके प्रति समानता, सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति संरक्षण का भाव नहीं है, तो आप भारतीय महानता के आदर्श की कसौटी पे कहीं न कहीं आप खोटे हैं। यही चीज खारवेल के व्यक्तित्व के चित्रण में नजर आती है, यही बात समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व के चित्रण में नजर आती है, यही बात हर्षवर्धन के व्यक्तित्व के चित्रण में है, यही बात आगे चलकर और कई सारे राजपूत राजाओं के व्यक्तित्व के चित्रण में है। ये भारतीय महात्म्य का आधार तत्व है। और इसीलिए जब हम बात करते हैं अशोका द ग्रेट, व्हाई अशोका वॉज ग्रेट? अशोका वॉज ग्रेट नॉट बिकॉज कि ही वॉज अ कॉन्करर। अशोक ने कहां साम्राज्य का विस्तार किया था? कलिंग युद्ध एकमात्र प्रमाणिक युद्ध है जिसको उसने जीता है। उसके बाद में उसने कह दिया हम भेड़ी घोष का त्याग करते हैं और धम्म घोष के रास्ते पर चलेंगे। तो क्या आप अशोक को अलेक्जेंडर के समकक्ष रख सकते हैं? तो नहीं। मुझसे पूछो कि अलेक्जेंडर वॉज अ ग्रेट किंग और नॉट, आई विल से नॉट एट ऑल। क्यों? क्या मैं ये कहूंगा कि अलेक्जेंडर विजेता नहीं था? विजेता तो था, लेकिन विजेता होने से क्या तुम महान हो जाओगे? मैं तो उसको विजयों के क्रम में दुर्दांत व्यवहार करने वाला एक शासक के रूप में देखता हूं, क्योंकि उसके विजयों से जिन क्षेत्रों में उसने विजय हासिल किया उन क्षेत्रों के लोगों को क्या फायदा है? यदि फायदा नहीं है तो उन क्षेत्रों के लोगों को इतिहास में क्यों पढ़ाया जाएगा कि अलेक्जेंडर वॉज ग्रेट, अलेक्जेंडर वॉज ग्रेट? जिस व्यक्ति ने कभी हमारे पुरखों का सत्यानाश कर दिया है, उनका विनाश कर दिया, उनका लहू बहाया है, तब जबकि वो निर्दोष थे, तब जबकि वो अच्छे लोग थे, जबकि वो अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, तो उन लोगों का लहू बहाने वाला महान कैसे हो जाएगा? क्या इसलिए क्योंकि उसके हाथ में तलवार बहुत ही धारदार और चमकदार हो जाते थे? तब फिर तो दुर्दांत होने और महान होने के बीच में कोई संगति हो जानी चाहिए। मैं जिस आधार पर महात्मा की कसौटी तय करता हूं, अशोक वॉज द ग्रेट एंड अलेक्जेंडर वॉज नॉट एट ऑल। तो विजय आपकी महानता का आधार नहीं होता है। महानता कुछ मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। महानता कुछ न कुछ रचनात्मक बातों के ऊपर निर्भर करती है। महानता मानवीयता के ऊपर, उसकी संवेदना के ऊपर, उसके अंतर जन कल्याण के ऊपर, उसके अंतर्गत लोगों के दुख दारिद्र्य को दूर करने के ऊपर, उसके अंदर के करुणा के भाव के ऊपर, उसके अंतर्गत के नैतिक आचरण के ऊपर, उसके अंतर्गत दूसरे के दुख को अपना दुख मानकर उस दुख को दूर करने के लिए दुख सहने के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप इन कसौटियों पर खड़े नहीं हैं तो आप महान क्यों होंगे भाई? ठीक है। अब अगला मुद्दा हो गया कि यदि मैं खारवेल के टॉपिक को समाप्त घोषित कर दूं तो आप लोगों से पूछता हूं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। खारवेल के टॉपिक को मैंने समाप्त घोषित कर दिया। अब कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ग्रेट था सर जी? अभी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ऊपर आना बाकी है, अभी उसके ऊपर आना बाकी है। वसुंधरा एक बच्ची थी जिसने कुछ क्वेश्चन पूछा था। अभी क्वेश्चन पूछ लो बेटा, यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ लो। एनीबडी, not only Vasundhara, anybody can ask any question. If you have any problem, you are most welcome. But this is the right time when you can ask the question. अब देखो, अभी यदि तुम क्वेश्चन पूछने में देरी कर दोगे और मैं फिर अगले टॉपिक पर चला जाऊंगा और उसके बाद जब मैं उस टॉपिक में एंटर कर गया हूं और तब तुम हमसे क्वेश्चन पूछोगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा और तुम कहोगे कि सर जवाब नहीं देते हैं, तो दिक्कत होगी। हिस्ट्री में खारवेल क्यों इंपॉर्टेंट है सर? बस इतना ही कि कलिंग के इलाके का भी तो कोई शासक हो जिसको पढ़ लो। भारत का इतिहास पढ़ रहे हो, ऐसा न लगे कि किसी इलाके के लोगों को लगे कि अरे इस इतिहास के पूरे कालखंड में हम तो कहीं हैं ही नहीं। तुम हो सकता है कि बिहार के, यूपी के किसी आसपास के हिंदी वाले इलाके का होगा। सर तंसुली नहर कहाँ है? तंसुली नहर बेटा एग्जैक्टली कौन से इलाके में है ये नहीं मालूम है। संभव है कि वह
बिहार उड़ीसा के किसी बॉर्डर के आसपास होगा, बिहार उड़ीसा के बॉर्डर पर होगा, एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि अभिलेख में सिर्फ इतना लिखा हुआ है तंसुली नहर, और उसकी दिशा को कलिंग की ओर मोड़ दिया। बनाने वाला नंदराज है, नंदराज मगध का राजा है, तो बिहार और उड़ीसा के कहीं बॉर्डर पर होगा, लेकिन एग्जैक्टली किस इलाके में था, नोबडी नोज। सर टेस्ट में कितने मार्क्स आए जिससे हम अच्छा परफॉर्म करें? टेस्ट में बेटा अभी के डेट में सिर्फ इतनी ही बात का ध्यान रखो कि टेस्ट देते रहो, कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन का आंसर लिख लें, नंबर वगैरह धीरे धीरे आने लगेगा। जब तुमको 50% ज़्यादा नंबर आने लगेगा, जिसका मतलब है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। खारबेल इकोनॉमिक्स, क्या यार, खारबेल इकोनॉमिक्स कैसे है? अरे खारबेल के काल की आर्थिक दशा पूछना चाहते हो तो पूछो, ये खारबेल इकोनॉमिक्स कैसे है, ये क्या पूछ रहे हो? भाषा पूछो या ठीक से। खारबेल के काल के बारे में, आर्थिक दशा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, जितना मैंने पढ़ा है उतना ही काफ़ी है, एक ही स्रोत है, इतना ही है। हमारा कलिंग है सर, तमिल का संगठन है ये गुरुजी। जगन्नाथ बाबू, मैं आपकी बात समझा नहीं ठीक से। सर आपके नोट्स हार्ड कॉपी मिलेंगे क्या? हार्ड कॉपी तो मुखर्जी नगर में आकर दिल्ली में मिलेगा, यहाँ अदरवाइज मिलना मुश्किल है। चलिए सोनाली, आपकी बात मैंने देख लिया, आई विल डू, बट अभी भी आप देखो ना, तो मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर ख्याल से ही पढ़ाया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एकता खांडेलवाल सर, खंडगिरी क्या पूछना चाहती हो उसमें? मेरी तो टेस्ट टाइमिंग ही मैनेज नहीं हो पाती। टेस्ट टाइमिंग मैनेज नहीं हो पाती तो तुम अच्छा, वो निश्चित टाइमिंग पे ही टेस्ट होता है क्या? आई डोंट नो द शेड्यूल ऑफ टेस्ट। अभिलेख में लिखे बातों का अन्य स्रोतों से सत्यापित हो क्यों नहीं पाई? अरे अन्य जगहों पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं तो सत्यापित कैसे हो पाएगा भाई? अन्य किसी जगह पर खारबेल के बारे में कोई चर्चा होगी, कोई उल्लेख होगा, तब ना सत्यापित करोगे। इसी आधार पर तो एक बात कही जाती है कि खारबेल के बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख में जो बातें कही गई है वो थोड़ा सा डाउट पैदा करती है, क्योंकि डाउट इसलिए है कि तुम यदि इतने बड़े विजेता हो, तुम इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल किए हो, तुमने चर्चा और कोई काहे नहीं करता है जी? यदि तुम्हारी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि तुम उतने बड़े विजेता नहीं हो। यदि तुम अपने युग के देश भर के सबसे बड़े विजेता रहोगे, तो अच्छे रूप में ना सही, बुरे रूप में ही सही, कोई ना कोई चर्चा तो करेगा। अरे हम दुर्गा जी को भी पूजते हैं तो भस्मासुर, ये क्या कहते हैं, महिषासुर को जानते हैं ना। यदि हम दुर्गा पूजा करते हैं तो हम महिषासुर को जानते हैं ना। महिषासुर को तमाम प्रकार से आप हिकारत के भाव से देख लो, उसको गलत बोल दो, लेकिन आपको इतना तो मानना पड़ेगा कि उसको मारने के लिए स्वयं देवी दुर्गा को आना पड़ा था। यानी सामान्य लोगों के बस में नहीं रहा होगा वो, सामान्य देवताओं के बस में नहीं रहा होगा वो। यदि हम रावण की आलोचना कर लें, तमाम प्रकार की आलोचना कर ले, तो भी हम ये तो मानते हैं ना कि रावण को मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को राम का रूप लेकर आना पड़ा था। कंस को मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को कृष्ण का रूप लेकर आना पड़ा था। हम ये तो मानते हैं ना। तो यदि आलोचनात्मक शैली में भी चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं उतने बड़े विजेता का उल्लेख होना चाहिए। तमिल के स्रोतों में, महाराष्ट्र के स्रोतों में, कर्नाटक के स्रोतों में, मगध के स्रोतों में कहीं और चर्चा नहीं है। कहीं और चर्चा न होने के नाते कई दफा ऐसा लगता है कि कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है क्या। खारबेल का कल्चर का काम क्या था सर जी? अरे बहुत बता दिया भाई, खारबेल का कल्चर का काम। खारबेल ने धार्मिक क्षेत्र में जो काम किया, जो उदारता की नीति अपनाया, वो भी कल्चर का काम है। जो नहर का निर्माण, जो उसने गुफा का निर्माण किया, वो भी कल्चर का काम है। उसने कलिंग नगर का पुनर्निर्माण करवाया था, उसका पुनरोद्भव करवाया था, ये भी कल्चर का काम है। उसने राजमहल बनवाया था, वो भी कल्चर का काम है। उसने संगीत का आयोजन कराया था, वो भी कल्चर का काम है। और इससे ज़्यादा एक अभिलेख में कितना मिल जाएगा? अब हो गया।
So finally, let me move to the new topic, and that is Satavahan. सातवाहन। सातवाहन का टॉपिक क्या कह रहा है भाई कि ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी से सेकेंड सेंचुरी एडी तक रूल किए। फर्स्ट सेंचुरी बीसी से सेकेंड सेंचुरी एडी तक रूल किए। सबसे प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। अंतिम उल्लेखनीय राजा माना जाता है इसका यज्ञश्री सातकर्णी को। यज्ञश्री सातकर्णी ये सेकेंड सेंचुरी के मिड का पीरियड था जब रूल कर रहा था। यज्ञश्री सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश में कोई ऐसा राजा नहीं मिलता जिसको हम कामयाब राजा कह सकें। सबसे प्रतापी राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जो कि फर्स्ट सेंचुरी एडी के दौर में रूल कर रहा था। फर्स्ट सेंचुरी एडी के दौर में रूल कर रहा था। अब हम ये देखेंगे कि इसके बारे में हमारी जानकारी का स्रोत क्या है। स्रोत क्या है? तो साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में पुराण। पुराण इसमें उन्हें आंध्र कहा गया है। आंध्र कहा गया है। आंध्र कहा गया है। उन्हें 300 वर्षों से ज्यादा समय तक रूल करने वाला कहा गया है। 300 वर्षों से ज्यादा समय तक रूल करने वाला कहा गया है। 300 वर्षों से ज्यादा समय तक रूल करने वाला कहा गया है। और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत में इनके अभिलेख इसमें उन्हें परम श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। परम श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। परम श्रेष्ठ ब्राह्मण। इनका मुद्रा इनका मुद्रा इनका मुद्रा जोगल थंबी नाम की जगह से मिला है। जोगल थंबी।
थंबी, इनका मुद्रा जोगल थंबी से मिला है। जोगल थंबी कहां है? आंध्र प्रदेश में। देयर करेंसी इज फाउंड फ्रॉम जोगल थंबी दैट इज इन आंध्र प्रदेश। और अभिलेख ज्यादातर महाराष्ट्र से मिले। अभिलेख ज्यादातर महाराष्ट्र से। अभिलेख ज्यादातर कहां से मिले हैं? महाराष्ट्र से। उसके बाद इनके काल में आंध्र प्रदेश में अमरावती और नागार्जुन कोंडा के स्तूप मिले हैं। अमरावती और नागार्जुनी कोंडा के स्तूप मिले हैं। कहां? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनी कोंडा और अमरावती के स्तूप मिले हैं। और महाराष्ट्र से कई विहार और चैत्य। महाराष्ट्र से कई विहार और चैत्य। स्तूपों, विहारों, चैत्यों का संबंध बौद्ध धर्म से था। स्तूपों, विहारों, चैत्यों का संबंध बौद्ध धर्म से था। संबंध बौद्ध धर्म से था। स्तूपों, विहारों और चैत्यों का संबंध बौद्ध धर्म से था। फिर अगला है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, स्ट्रेबो का ज्योग्राफी, और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, से भी हमें इनके समय के विदेशी व्यापार के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इनके समय के विदेशी व्यापार के बारे में काफी जानकारी मिलती है। विदेशी व्यापार के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इस व्यापार के तहत विदेशी मुद्रा भी बड़ी संख्या में भारत से प्राप्त हुए हैं। विदेशी मुद्रा भी बड़ी संख्या में भारत से प्राप्त हुए हैं, जिनसे उपरोक्त ब्यौरे की पुष्टि होती है।
सातवाहनों के बंदरगाह भृगुकक्ष, भृगुकक्ष या भरौच, भरौच उस युग का सबसे बड़ा बंदरगाह था। उस युग का भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। उस युग का भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। अब देखो कि आपको आज के क्लास में मैंने सातवाहन पढ़ाया नहीं है, लेकिन सातवाहन के बारे में जानकारी के तमाम सोर्सेस से वाकिफ करा दिया है। इन्हीं सोर्सेस का उपयोग करते हुए हम कल सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम सातवाहन का टॉपिक जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में आपको ले चलूंगा, थोड़ा सा परिचय दूंगा ग्रीक के बारे में ही, थोड़ा सा शक के बारे में, और ज़्यादा चर्चा करूंगा फिर कुषाण के बारे में। कुषाण का टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में फिर हम उसके अगले पहलू की ओर चलेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।